दोस्तों आज हम लोग बड़े बेसिक से बात करने वाले हैं कि आखिरकार एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मींस क्या है। आखिरकार वो क्या कारण है जिसके बाद में अगर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ था दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद में ईरान, इराक, लेबनान, यमन, ये तमाम देश जो है वो इस युद्ध के अंदर क्यों कूद पड़े, इसके रीजन को मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसके रीजन को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग समझ लें कि आखिरकार एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। यह मान के चलिए कि कई बार आपका झगड़ा जो है वो किसी व्यक्ति के साथ में रहता है, लेकिन आपको लगता है कि आप उससे मुकाबला करने के अंदर सक्षम नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको लेके जाएंगे कि वहां पहुंच जाना, हम जो है उसको आज। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप है और वही ग्रुप आज पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है इजराइल के ऊपर। देखो दोस्तों, एक बात तो निश्चित है, इजराइल का निर्माण ही 1948 के अंदर यूएसए के जितने भी पॉलिटिकल जो हित थे उसको साधने के लिए हुआ है। 100 बातों की एक बात है, यूएसए ने ही इजराइल को इतना पनपने दिया है। पनपने का मीन्स है कि इतना जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज यूएसए के पीछे ही हुआ है। अगर यूएसए इतना सपोर्ट नहीं करता तो आज इजराइल के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज ना होती कि वो आसपास के देशों को इतनी जबरदस्त तरीके से हरा देता। 1967 के अंदर 6 डे वॉर के अंदर सभी अरेबियन कंट्रीज को उसने हराया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो आज इन सभी देशों के निशाने पर है, चाहे फिर ईरान की बात करें, यमन, लेबनान, इन सब की बात करें। लेकिन आखिरकार ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मामला है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं यहां पर, इसको हाल ही में एयर स्ट्राइक करके तेहरान के अंदर इसको मार दिया गया है। हानिए इसका नाम है, जो कि हमास का लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था, और इसको मार दिया गया है। लेकिन अब बात की जा रही है कि आखिरकार ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मीन्स है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको मिलाकर आज इजराइल के ऊपर हमला किया जा रहा है, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद है, पीआईजे है, और होतीज है। इन सभी ने मिलकर अलग अलग देशों से, चाहे वो लेबनान के अंदर हो, चाहे फिर वो यमन के अंदर हो, चाहे फिर वो पैलेस्टाइन के अंदर हो, इन सब ने जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया है। कहां पर? आज इजराइल के ऊपर। अगर हमास के ऊपर इजराइल अगर एक मिसाइल दागता है तो ये चारों तरफ से वहां पर कूद पड़ते हैं। तो आज तक अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं समझ पाए हैं तो मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा और बहुत अच्छे से ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आने वाला है। लेकिन उससे भी अच्छे ढंग से आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो वाकई में सीरियस हैं अपने अटेम्प्ट्स को लेकर, एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स को लेकर, वो चाहते हैं कि हमारा एक भी अटेम्प्ट खराब ना हो और इस बार हम लोग एक सिलेक्शन लेके जाएं, तो अगर आप जीके को प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एसएससी, रेलवे, यूपीपीसीएस, वनडे एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो जहां पर जीके आता है, जैसे 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको आप लोग जरूर मेरे साथ में अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा, एसएससी, रेलवे, अलग अलग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए, और खास तौर पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जिसमें ज्योग्राफी की स्पेशल मैपिंग मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जबरदस्त बैच है ये, 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। अगर 12 अगस्त से पहले आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। 10,000 जो है कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। बहुत मेहनत इसके अंदर लगने वाली है। इसके साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। अभी हमारे जीवन के अंदर लाइफ में डिस्ट्रक्शन बहुत है, खास तौर पर पोर्नोग्राफी का। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें मैंने 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई हैं, वो वाकई में आप लोगों को पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा और आपकी लाइफ के अंदर फोकस, कंसंट्रेशन वो लेकर आएगा, ताकि अपने स्टडीज के अंदर अच्छा करें, बिजनेस के अंदर अच्छा करें, हर जगह आप लोग अचीवमेंट जो है उनको हासिल करें। इसीलिए 75 डेज के हार्ड चैलेंज को आप लोग एक बार कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जीवन के अंदर जो चाहेंगे वो आप लोगों को मिलेगा। इस मैप को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो आज हमारी ये एक नॉलेज है वो बहुत एनरिच हो जाएगी, बहुत अच्छा हम लोग आज समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहां पर आप लोग देख रहे हैं इजराइल है। इजराइल बेसिकली 1948 से पहले कोई देश ही नहीं हुआ करता था। इसने युद्ध लड़ा अरबियन कंट्रीज के साथ में यूएसए का सपोर्ट मिला, और आज आप लोग देखते हैं कि इजराइल के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देखता है। इसका आयरन डोम इतना जबरदस्त है कि अगर कोई इसके ऊपर हमला करता है तो ये उसका जवाब देता है।
लेकिन इजराइल के जो नजदीकी कंट्रीज हैं, चाहे हम लोग बात करें सीरिया की, हम लोग बात करें लेबनान की, ठीक है, इराक की, हम लोग बात करें ईरान की, ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग यमन की, इसके बाद बात करें यहां पर पैलेस्टाइन की, ये सब जो है आज इजराइल के पीछे पड़े हैं। क्या है कहानी वो मैं आप लोग को बताता हूं, बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा और बड़ा गजब तरीके से आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार आज सभी लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। मैं पहले थोड़ा हिस्ट्री आप लोग को बता देता हूं। एक्चुअली में 7 अक्टूबर को क्या हुआ था कि हमास जो ग्रुप है, आतंकवादी समूह है, उसने अटैक करना शुरू किया था इजराइल के ऊपर। एक फेस्टिवल वहां पर चल रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल, उसके ऊपर अटैक किया और 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया हमास के ऊपर। हमास को खत्म करने की उसने ठानी। लेकिन हमास के अलग अलग समर्थक जो हैं वो कहां पर मौजूद हैं? सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, यमन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आखिरकार ईरान क्यों है, और ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर ही अभी हाल ही के अंदर जो हानिये है इसको मार गिराया है। देखिए, ईरान के अंदर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनका काम यह है, उनकी ड्यूटी यह है कि वो इंटरनेशनली डील करे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो सिक्योरिटी को बनाए रखें। इसके साथ में ही रिवोल्यूशनरी जो गार्ड हैं उन्होंने अपनी ही एक ब्रांच जो है वो रखी है जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड QF, जो कुर्द फोर्सेस हैं। याद रखना, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी ही एक अलग ब्रांच बनाई है जिसका नाम है QF मतलब कुर्द फोर्सेस। ये जो कुर्द फोर्सेस है इसका काम स्पेसिफिकली ये है कि अगर यमन के अंदर कोई ग्रुप है जो कि इजराइल के एंटी है, जैसे हम लोग बात करें हूती की, लेबनान के अंदर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर इराक के अंदर बात करें, ठीक है, पैलेस्टाइन के अंदर बात करें PIJ, इन सब को सपोर्ट जो करता है, फंडिंग करता है, वेपन्स अवेलेबल करवाता है, वो है कुर्द फोर्सेस, जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक पार्ट है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह हुआ जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है, हूती हुए जो कि यमन के अंदर एक्टिव है, उसके बाद में रिवोल्यूशनरी गार्ड तो ईरान के अंदर है ही, हमास हुआ, फिर PIJ पैलेस्टाइन जो कि ग्रुप है और वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिहाद को, वो सब जो है यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अब आखिरकार ये सब ग्रुप जो है वो एक साथ कैसे मिले और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ईरान कैसे बन गया। ठीक है, तो अब रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इन सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो कि जॉर्ज W बुश थे, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, यूज ऑफ द टर्म एक्सिस ऑफ इविल। ये जितने भी ग्रुप हैं इनके लिए एक्सिस ऑफ इविल का यूज किया था और इसके अंदर रेफरिंग टू ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के लिए 2002 के अंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यूएसए हमेशा से ही इनका दुर्विरोधी रहा है। लेकिन आखिरकार हिजबुल्लाह की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है, हिजबुल्लाह का निर्माण ही होता है, हिजबुल्लाह का जो शब्द का अर्थ है वो है पार्टी ऑफ गॉड, ईश्वर की बनाई हुई एक समूह। हिजबुल्लाह का अर्थ यह होता है। 1982 के अंदर क्या हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था लेबनान के ऊपर और जैसे अटैक किया था उसके बाद में एक ग्रुप वहां पर फॉर्म होता है और इसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया कि हम लोग इजराइल और यूएसए को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, खासतौर पर इजराइल के ऊपर इन्होंने निशाना साधा। और उसके बाद में ये जो हिजबुल्लाह है वो और एक्टिव हो गया। ये इतना एक्टिव हो गया, इतना जबरदस्त तरीके से इसने अपने पांव पसारे कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी इसके सामने नहीं टिक पाई। क्योंकि सपोर्ट कहां से मिल रहा था, रिवोल्यूशनरी गार्ड QF से, कुर्द फोर्सेस से फंडिंग आ रही थी, वेपन्स आ रहे थे, लड़ने में कोई हर्ज नहीं था। और फिर वहां की सरकार, लेबनान की सरकार की जो है वहां पे जड़ें उखाड़ दी थी और फिर इजराइल के ऊपर इसने अटैक करना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि एक भी मिसाइल उन्होंने नहीं दागी हो। हर दिन कोई ना कोई मिसाइल जो है वो लेबनान से इजराइल के अंदर आकर गिरी है। तो हिजबुल्लाह जो है वो काफी एक्टिव रहा है। ठीक है,
30 से 40 हजार इनके पास में सोल्जर्स हैं, है ना। और ये एक आतंकवादी समूह ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि ये एक क्या है, तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं हिजबुल्लाह, और इनका एक सिंबल भी ये है। अच्छा, दूसरे हम लोग ग्रुप की बात करते हैं और वो है हमास। हमास बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और इसने काफी चुनाव जो है इलेक्शंस वो भी लड़े हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर। लेकिन 2007 के अंदर जैसे ही इनकी सरकार आती है उसके बाद में इन्होंने अपनी विचारधारा थोपना शुरू कर दिया गाजा स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। तो हमास जो है वो एक ऐसा समूह बन चुका है जो कि ऑलरेडी एक टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए यूएन ने इसको बैन किया है, लेकिन इसने लगातार जो है वो कहां पर अटैक किए हैं, इजराइल के ऊपर अटैक किए हैं। 7 अक्टूबर की जो घटना थी वो कहां से, हमास से ही शुरू होती है। तो ये बेसिकली 1987 के अंदर इजराइल के खिलाफ जो है ये उठ खड़ा हुआ था, और उसके बाद से लेकर आज तक आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ईरान की मदद से, मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो इनको भी हेल्प कर रहे हैं और ये अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये हानिये जो है ये दोनों ही अब मर चुके हैं, ये भी मर चुका है और हानिये जो है इसकी रिसेंटली डेथ हुई है। इजराइल का ये कहना है कि हमने नहीं मारा है, लेकिन इसको बात को कोई मानेगा नहीं ना, कोई नहीं मानेगा। सबको पता है कि यार इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, मौसाद, वो जबरदस्त है और उसने जरूर पता किया होगा कि ये कहां पर है, तो इसको मार गिराया है। उसके बाद में पीआईजे जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि एस्टेब्लिश करना चाहता है इस्लामिक स्टेट को। तो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद पीआईजे की फुल फॉर्म है, एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है विच एम टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन पैलेस्टाइन। According to the US government, it is the second largest militant group in the Gaza Strip and the West Bank, founded in 1979 and is offshoot of the Muslim Brotherhood। Basically क्या है, मुस्लिम ब्रदरहुड की ही ये पूरी करामात है कि ऐसे ये जो मिलिटेंट ग्रुप है वो बने हैं और पैलेस्टाइन इस्लामिक जो जिहाद है इसका निर्माण हुआ ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, और ऑलरेडी यूएस ने कहा कि ये दूसरा सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप जो है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये पीआईजे के जो लड़ाके वगैरह होते हैं उनकी फोटोज है। फिर हम लोग बात करते हैं होतीज। सबसे ज्यादा अगर नाक में दम किया है खासतौर पर शिप्स के ऊपर वो होतीज हैं, ठीक है। पहले तो इन्होंने इतना कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर बाद में यमन की जो सरकार है उसको वहां से हटा दिया। इतना ताकत इनके अंदर आ गई कि इन्होंने लगभग 30 से 33% हिस्सा जो है, 30 to 35% हिस्सा जो है यमन के अंदर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर रखा है हुतीज ने, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि सिविल वॉर इन यमन फॉर ओवर ए डिकेड, बहुत लंबे समय तक यमन के अंदर एक सिविल वॉर चला था, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को मैप से इसको बताता हूं। तो ये हुतीज हैं, यहां पर आप लोग इस मैप के अंदर देखेंगे तो ये रेड सी है। अब ये बेसिकली रेड सी क्या है कि एक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया है। यहां से अगर कोई भी शिप गुजरता है तो ये यमन से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इजराइल का एक जहाज अगर यहां से गुजर रहा था, उसके अंदर इंडियंस भी थे, उसको इन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में छुड़वाने में समय तो लगा, है ना, लेकिन क्या है कि जैसे ये क्या करते हैं कि मिसाइल यहां पर दागते हैं उस शिप के ऊपर। अब वो शिप कौन सी हो, जैसे ब्रिटेन की हो, यूरोपियन किसी कंट्रीज की हो, यूएसए की हो, उसको जो है टारगेट बनाते हैं। तो रेड सी जो है वहां पर इन्होंने आतंक मचा रखा है और ऊपर से इजराइल जो है वहां पर भी हमला करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज ये सभी ग्रुप एक साथ क्यों हो गए हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान क्यों बना। इसका रीजन है कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का क्यूएफ ग्रुप है उसने इनको फंडिंग की, और जब कभी भी बात होती है इस्लामिक स्टेट की तो ये सब एकजुट हो जाते हैं और एक साथ हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल, इनको लगता है कि इजराइल का निर्माण हुआ है यूएसए की मदद से, और अगर हम लोगों ने इन दोनों को खाड़ फेंक दिया तो हमारी जीत होगी, हम लोग एक इस्लामिक स्टेट जो है उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मीन्स समझ चुके होंगे और कुछ बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ में आप हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जुड़िएगा। देखिए, ये एक छोटा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है। 10,000 एमसीक्यू करना, टॉपिक वाइज करना, आपके लिए क्विज कंडक्ट करवाना। वाकई में अगर आप लोग सीरियस हैं, आपका
परिवार का कोई जन सीरियस है, कोई आपका मान लीजिए कि रिलेटिव है, वो एग्जाम दे रहा है एसएससी का, रेलवे का एग्जाम दे रहा है, अदर कोई एग्जाम दे रहा है, उसको जरूर बताइएगा कि एक सर ने बैच शुरू किया है। और आप लोगों को पता है कि मैं मेहनत के अंदर कभी भी पीछे नहीं रहता हूं, मैंने हमेशा बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की है और मैं वर्क एल्कोहलिक हूं। ठीक है, चलिए, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब हम लोग करेंगे इसके अंदर। 10,000 एमसीक्यू 10,000 कोड जो है आप लोग को यूज करना है, 50% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ डिस्ट्रैक्शन जो है जिंदगी से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, वहां पर मुझे सर्च कर सकते हैं दीपक इंदौरा सैनी के नाम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।